नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम सेकंड लेसन का पार्ट क पढ़ रहे थे, पहचान पर प्रभाव। स्वबोध का विकास हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम किशोरावस्था के दौरान जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है पहचान निर्माण पर, इसका अध्ययन हम करने आज जा रहे हैं। और स्वबोध का विकास किस प्रकार से होता है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि किशोरावस्था के दौरान सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ जो होते हैं किस प्रकार से पहचान निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो देखो बच्चों, जैसा हमने पहले भी देखा है कि शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के जो शारीरिक परिवर्तन है किशोरावस्था के दौरान जो होते हैं और बदलती हुई जो समाज की अपेक्षाएं हैं, यही दो ऐसे पहलू हैं जो कि किशोरावस्था के दौरान पहचान निर्माण की प्रक्रिया को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। एक तो शारीरिक परिवर्तन और दूसरा समाज की बदलती हुई अपेक्षाएं, है ना। परिवार वाले उनसे अपेक्षाएं करते हैं, टीचर्स उनसे अपेक्षाएं करते हैं, दोस्त उनसे अपेक्षाएं करते हैं, समाज उनसे अपेक्षा करता है। तो ये ही दो पहलू ऐसे हैं जो कि किशोरावस्था के दौरान पहचान निर्माण की प्रक्रिया को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। लेकिन पहचान निर्माण की प्रक्रिया पर शारीरिक और सामाजिक परिवर्तनों का प्रभाव जो है वो सांस्कृतिक और सामाजिक तथा पारिवारिक संदर्भों में भिन्न भिन्न होता है। बिल्कुल सही है कि पहचान निर्माण की प्रक्रिया पर यदि हम देखें तो शारीरिक और सामाजिक परिवर्तनों का जो प्रभाव होगा वो सांस्कृतिक रूप से देखें तो अलग होगा, सामाजिक रूप से अलग होगा और परिवार के संदर्भ में बिल्कुल ही भिन्न होगा। तो इस खंड में हम सबसे पहले सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ पर जो है किशोरावस्था के विकास को देखेंगे कि किस प्रकार से ये किशोरावस्था के विकास को प्रभावित करता है सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ। ठीक है, उसके बाद हम परिवार के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं बच्चों आगे। अब देखिए बच्चों, किशोरावस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तनों के प्रति समाज के विभिन्न वर्गों की अलग अलग अनुक्रिया हो सकती है। एक पारंपरिक भारतीय समाज की यदि हम बात करें तो भारतीय समाज में यौनारंभ के साथ ही लड़कियों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। बाहर नहीं जाना है, कोई मनोरंजन जैसे बाहर पिकनिक पे नहीं जाना है, बाहर घूमने अकेले नहीं जाना है ना। ज़्यादा फैशन नहीं करना है, ज़्यादा सुंदर कपड़े नहीं पहनने हैं, ज़्यादा जो है वो हेयर स्टाइल नहीं करना है, लिपस्टिक नहीं लगाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। कई प्रकार के प्रतिबंध हम लगा देते हैं, जबकि लड़के जो होते हैं वो पहले की तरह स्वतंत्र ही रहते हैं, है ना। तो एक पारंपरिक भारतीय समाज की बात कर रही हूँ मैं, है ना। और मनोरंजन अथवा कार्य के क्षेत्र में भी लड़कियों के लिए उचित नहीं समझा जाता है ना। कहीं भी घूमने जाना है, पिकनिक जाना है, कहीं बाहर टूर में जाना है तो लड़कियों को मना कर दिया जाता है। और पारंपरिक समुदाय की जो लड़कियाँ होती है उनमें स्वयं के पहचान के घटक जो होते हैं शहरी क्षेत्रों में रहने वाली लड़की से बिल्कुल अलग होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जो हम देखते हैं एक पारंपरिक समुदाय के अंदर रहने वाली लड़की जो होगी उसके ऊपर परिवार का नियंत्रण रहेगा, है ना। परिवार की रोक टोक रहेगी, वो जो है बहुत ही सलीके से उसको रहना होगा, अनुशासन में रहना होगा, तो उसका डेवलपमेंट अलग तरीके से होगा, तो उसकी पहचान भी, स्वयं की पहचान उसकी अलग होगी, है ना। उसको समाज अलग तरीके से देखेगा, है ना। जबकि एक फ्री रहने वाली लड़की है, जो सिटीज़ में रहने वाली लड़की है या फॉरेन कंट्रीज़ में रहने वाली लड़की है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वो जो है कहीं भी जा सकती है, कहीं भी आ सकती है, सभी कार्य कर सकती है, फैशन भी कर सकती है, जीन्स भी पहन सकती है, सभी कर सकती है ना। तो उसकी जीवन शैली अलग तरीके से होगी, जबकि है दोनों ही किशोरावस्था में, तो दोनों पर अलग अलग संस्कृति का अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, अलग अलग दोनों की पहचान अलग अलग होगी, है ना। और दोनों की स्वयं की पहचान अलग अलग होगी, तो हम कह सकते हैं कि संस्कृति का भी जो है किशोरावस्था के दौरान जो है स्वयं की पहचान पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। और देखिए, जब हम अपनी संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति से तुलना करें, जैसे हमारी संस्कृति और पश्चिम फॉरेन कंट्रीज़ की संस्कृति को यदि हम तुलना करें तो अधिकांश जो पश्चिमी संस्कृतियाँ जो है, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, वहाँ पर जो है किशोरावस्था के अंदर जो है बच्चे जो होते हैं पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने की उनसे अपेक्षा की जाती है। और वहाँ तो बहुत छोटे जब बच्चे होते हैं ना, बाल्यावस्था के अंदर ही बच्चों को बिल्कुल फ्री कर दिया जाता है। वो स्वयं पढ़ते हैं, लिखते हैं, स्वयं अपना करियर बनाते हैं, स्वयं अपनी शादी करते हैं, स्वयं अपना परिवार बसाते हैं, सारा काम स्वयं करते हैं। तो उनके लिए तो अडल्सन एज कोई विशेष रूप से प्रभावित करती ही नहीं है उनको, तो है ना। और कई मामलों में
उनसे अपेक्षा भी की जाती है परिवार से अलग जा कर के वो अपना घर बसाए, है ना। फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा ही होता है। और भारतीय संदर्भ की बात करें तो हमारे यहाँ पर अधिकांश किशोर जो होते हैं अपने माता पिता पर काफ़ी हद तक निर्भर रहते हैं। बिल्कुल सही है। हमारे तो परिवार के साथ बच्चे रहते हैं, है ना। और परिवार का नियंत्रण भी रहता है और उनसे अपेक्षा भी की जाती है कि वो हमेशा परिवार के नियंत्रण में रहे, उन पर हमेशा परिवार का नियंत्रण बना रहे, है ना। और भारत में जहाँ अधिकांश किशोर और किशोरी जो होते हैं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले, उनकी परिवार उनमें जो है परिवार की आय का योगदान भी जो है वो शुरू कर देते हैं बच्चे देना किशोरावस्था के अंदर। मतलब बहुत छोटे होते हैं तभी आपने देखा होगा छबड़ी बनाने वाले जो होते हैं वो अपने छोटे छोटे 10 साल के बच्चों को ही छबड़ी बनाने में लगा देते हैं, हाँ, है ना। और छोटे छोटे कार्यों में बच्चों को लगा देते हैं। शुरू से बिजनेसमैन होते हैं वो अपने बच्चों को शुरू से ही दुकान पे बिठाने लग जाते हैं। तो बच्चा जब किशोरावस्था तक आता है जब तक वो पूरा आत्मनिर्भर हो जाता है और उस समय उन बच्चों के ऊपर किशोरावस्था का प्रभाव हमें विशेष रूप से देखने को भी नहीं मिलता, क्योंकि वो उन बच्चों के अंदर विशेष प्रकार के कोई परिवर्तन होते ही नहीं, क्योंकि वो शुरू से उसी के हैबिचुअल हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार वे वयस्क की भूमिका निभाते हैं और फिर वे अपने परिवार से अलग नहीं होते और वो परिवार के साथ ही रहते हैं। और उनके धनार्जन के प्रयास का उद्देश्य क्या होता है? अक्सर परिवार के सदस्यों का कल्याण से ही जुड़ा रहता है। ऐसे बच्चों से ये भी अपेक्षा की जाती है कि वो जो भी धनार्जन कर रहे हैं उससे वो अपने परिवार के अंदर जो है वो हेल्प करें, है ना। और परिवार के सदस्यों का उससे कल्याण जुड़ा होता है, उनका उद्देश्य यही होता है। तो अलग अलग संस्कृतियों के अंदर हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था के दौरान भी अलग अलग संस्कृतियों में पलने वाले किशोरों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, अलग अलग संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। अब इन दोनों ही संस्कृतियों और परिवेशों में किशोर के स्वयं का विकास पूर्णतः भिन्न होगा। एक तो पश्चिमी संस्कृति हमने देखी थी और एक हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर देखी। तो हमारे यहाँ पर तो किशोर जो होता है वो परिवार पर पूर्ण रूप से निर्भर होता है, परिवार के अंडर में रहता है, उनके नियंत्रण में रहता है ना। हर कार्य उनके नियंत्रण में करता है, जबकि फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर बिल्कुल फ्री रहता है। तो पारंपरिक समुदायों और क्षेत्रों में जहाँ अभी प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हुआ है, जहाँ पर व्यावसायिक अवसर और वैकल्पिक जीवन शैली का विकल्प अभी सीमित है, जहाँ पर व्यवसाय इतने नहीं है, जहाँ पर सोर्स बहुत कम है ना, बिजनेस के, है ना, जहाँ पर अर्निंग के सोर्स बहुत कम है, वहाँ पर बच्चों को पारंपरिक परिवार व्यवसायों जैसे बुनाई है ना, या अन्य बिजनेसमैन जो होते हैं वो अपने बच्चों को जो कार्य स्वयं करते हैं, जो किसान होते हैं वो बच्चों को खेतों में ही लगा देते हैं अपने कार्य के साथ ही, है ना। तो किशोरावस्था तक वो प्रशिक्षित उनको कर दिया जाता है। जब तक वो किशोरावस्था में आते हैं तब तक तो वो पूर्ण रूप से जो है वो प्रशिक्षित हो जाते हैं, है ना। और ये किशोर जो होते हैं वयस्क की भूमिका के लिए तैयार हो जाते हैं और अर्थात इन किशोरों को वयस्क के समान ही ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा भी जाता है जो कि व्यवसाय आरंभ करे, अपना विवाह करे और बच्चों के उत्तरदायित्व को संभालने के लिए तैयार हो जाए। उनसे परिवार ऐसी अपेक्षा भी करता है ना, क्योंकि उनको संस्कृति ऐसी मिल रही है ना, उनको कल्चर ही ऐसा मिल रहा है। तो जैसे कल्चर में बच्चा रहेगा किशोरावस्था के दौरान उसके विकास पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो इन समुदायों में किशोरों की पहचान पारिवारिक सोर्सों से अधिक प्रभावित होती है। परिवार के स्रोत कौन कौन से हैं? अगर परिवार के अंदर व्यवसाय के अच्छे सोर्स हैं तो बच्चे जो होंगे वो बच्चों को जो है अगर पैसा होगा, अच्छी सुविधाएं मिलेगी, सकारात्मक माहौल मिलेगा, अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, तब तो बच्चे जो है पढ़ाई की तरफ बढ़ेंगे और जो अपनी इच्छा के अनुसार अपने जो है वो करियर को चुनेंगे और उस फील्ड में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, परिवार के सोर्स अच्छे नहीं है, तो बच्चे जो है बचपन से ही उसी सोर्स के अंदर पिता के साथ जुट जाते हैं, है ना। किसी के घर में आटे की चक्की होती है तो अगर अर्निंग ज़्यादा नहीं होती है तो बच्चे जो होते हैं वो पिता के साथ ही हेल्प करते हैं और उसी कार्य में आगे जुड़ जाते हैं और किशोरावस्था तक तो वो पूरे परफेक्ट हो जाते हैं, कमाने लग जाते हैं, है ना। और किशोरों का बड़ों से मतभेद भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जहाँ पारिवारिक स्रोत ज़्यादा नहीं होते हैं, जहाँ बच्चे बचपन से ही जो है पिता के साथ कार्य में जुट जाते हैं ना, वहाँ पर जो है बच्चों का बड़ों के साथ मतभेद भी नहीं होता है ना, क्योंकि वह मुख्यतः वही कर रहा होता है जो कि उनसे अपेक्षा करते हैं उनके पेरेंट्स। वही कार्य कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स को उनसे जो अपेक्षा है वही कार्य वो कर रहे हैं, है ना। इसके परिणाम स्वरूप स्वयं की भावना के विकास के दौरान भ्रम और संदेह की संभावना भी कम रहती है और स्वयं भी मन और तन से जुड़े हुए रहते हैं उसी कार्य के अंदर, तो स्वयं से भी उनको शिकायत नहीं रहती, है ना। और तो इस प्रकार से जो है संस्कृति का भी प्रभाव किशोरावस्था के दौरान बच्चों के विकास पर पड़ता है। दूसरी ओर ऐसे समुदाय और परिवारों में जहाँ पर किशोरों के लिए कई प्रकार के व्यावसायिक विकल्प होते हैं, जैसे बहुत सारे व्यावसायिक विकल्प है, तो ऐसे व्यक्ति के पास और प्रौद्योगिकी के कारण कई अनुभव भी होते हैं, है ना, कई
एक्सपीरियंस होते हैं, कई सोर्स होते हैं। वहाँ पर किशोर जो होता है वो क्या करता है, अपने चयनित व्यवसाय को चुनता है। उसके लिए स्वयं को तैयार करने के लिए लंबी प्रशिक्षण की अवधि की उसको आवश्यकता होती है। वो उसका प्रशिक्षण लेता है। इस अवधि में किशोर अपने अभिभावकों पर निर्भर रहता है ना। और इस प्रकार जब प्रशिक्षण की अवधि बढ़ जाती है तो किशोरावस्था का समय भी बढ़ जाता है ना। ये ऐसे परिवार के अंदर हैं बच्चे जो कि जिनके पास जो है हम कह सकते हैं कि व्यवसाय के विकल्प बहुत सारे हैं, है ना। और जो अच्छे पैसे वाले लोग होते हैं उनके बच्चों की बात हो रही है ना। और इसके साथ ही विकल्पों में बढ़ोतरी के साथ साथ वैकल्पिक जीवन शैली के प्रभाव के कारण भी किशोर का अपने अभिभावकों और समाज के अन्य प्रमुख व्यक्तियों से विवाद भी होता रहता है ना। अब ऐसे जो बच्चे होते हैं, ऐसे जो किशोर होते हैं, उनका अपने पेरेंट्स के साथ वाद विवाद हो सकता है या फिर अनबन हो सकती है ना। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग संस्कृति का बच्चों के विकास पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है ना। अलग अलग संस्कृति में पल रहे, अलग अलग एटमॉस्फेयर में, अलग अलग कल्चर में पल रहे बच्चों का विकास भिन्न भिन्न होगा। उनके बच्चों की पहचान भी भिन्न भिन्न बनती है। पारंपरिक संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति में पहचान विकास के भिन्न होने की संभावना का एक कारण और भी हम कह सकते हैं, जैसे कि पारंपरिक भारतीय समुदायों में किशोर जो होते हैं उनमें स्वयं को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर रूप से दर्शाना होता है ना। और अपने बारे में बात करने का विचार एक सामान्य क्रियाकलाप नहीं होता उनके लिए, है ना। और यही नहीं, इस प्रकार की प्रवृत्ति को अक्सर न तो बढ़ावा दिया जाता है और न ही सहन भी किया जाता है भारतीय संस्कृति के अंदर, है ना। और कई भारतीय जो होते हैं स्वयं को मुख्यतः अपनी एक या फिर दूसरी भूमिका, यानी कि जैसे पुत्र है, पुत्री है, या माता है या पिता है, या भाई है या बहन है, इसके रूप में भी परिभाषित करते हैं ना स्वयं को। कोई पुत्र के रूप में, पुत्र है तो पुत्र के रूप में करेगा, पुत्री है तो पुत्री के रूप में, माता है तो माता के रूप में, पिता है तो पिता के रूप में, भाई है तो भाई के रूप में परिभाषित करेगा। और अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वे अक्सर स्वयं के बारे में अपने परिवार और समुदाय के संदर्भ में, जैसे कि मैं की बजाय अब हम के रूप में बात करते हैं, है ना। कुछ परिवार जहाँ पर बच्चों के ऊपर नियंत्रण होता है या जहाँ पर बच्चों के ऊपर कंट्रोल होता है या बच्चे जो होते हैं पेरेंट्स पर निर्भर होते हैं, वहाँ पर इस तरीके की कंडीशन होती है कि बच्चे जो होते हैं मैं के स्थान पर हम के रूप में बात करते हैं। तो संस्कृति का प्रभाव विशेष रूप से बच्चों पर पड़ता है, बच्चों के विकास पर पड़ता है, उनकी पहचान पर भी पड़ता। अब देखिए उदाहरण के लिए एक किशोर लड़की से विवाह के बारे में उसकी राय यदि पूछी जाए तो वो कहेगी कि मैं चाहूँगी कि मेरे माता पिता मेरी शादी तय करें, है ना। ऐसा कहने की बजाय वो ये कहेगी कि हमारे परिवार में माता पिता ही शादी तय करते हैं। अतः हम ये देख सकते हैं कि स्वबोध के कारण इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है। और यद्यपि ये सांस्कृतिक प्रभाव भी जो है वो प्रत्येक परिवार और प्रत्येक व्यक्ति के साथ भिन्न हो सकता है। बिल्कुल सही है। अलग अलग परिवारों में अलग अलग तरीके से बच्चों का डेवलपमेंट होता है। अलग अलग संस्कृति के अंदर अलग अलग प्रकार के बच्चों किशोरावस्था के दौरान बच्चों के अंदर अलग अलग हम कह सकते हैं कि उनका विकास अलग अलग प्रकार से होगा और अलग अलग प्रकार के गुण जो है हर किशोरावस्था के अंदर जो है बच्चों के अंदर देखने को मिलते हैं। जबकि किशोरावस्था सब में फिक्स है कि सब में किशोरावस्था आएगी, लेकिन फिर भी सबका डेवलपमेंट अलग अलग प्रकार से होता है, सबका विकास अलग अलग होता है। अब संस्कृति और समाज जो होता है ये किशोर की पहचान के विकास को कैसे प्रभावित करता है, ये तो हमने देखा। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि परिवार जो होता है वो पहचान के विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है। अभी तक हमने देखा कि जो है संस्कृति और समाज जो है किशोर की पहचान के विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है, किस प्रकार से अलग अलग संस्कृतियों के अंदर जो है किशोर की पहचान अलग अलग होती है ना। और समाज भी जो है अलग अलग समाज के अंदर या समाज की अपेक्षाएं उससे क्या है तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है किशोर का विकास होता है। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि परिवार जो होता है वो पहचान बोध के विकास में किस प्रकार से प्रभावित करता है परिवार। तो किशोरों के पहचान निर्माण को उसके पारिवारिक संबंधों से प्रोत्साहन मिलता है। और यहाँ पर देखो किशोरावस्था के दौरान किशोर जो होते हैं उनको अपनी पहचान का निर्माण करने के अंदर
पारिवारिक संबंधों से यदि प्रोत्साहन मिलता है, यदि स्वयं की राय बनाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है, यानी कि उनको फ्री किया जाता है स्वयं की राय बनाने के लिए, है ना। इसके साथ साथ उनको प्यार दिया जाता है, उनको सकारात्मक माहौल दिया जाता है, उनको सारी सुविधाएं यदि उपलब्ध की जाती है, उनकी राय को माना जाता है, उनको हम कह सकते हैं मोटिवेट किया जाता है, या फिर उनको जो है मोटिवेट किया जाता है, तो हम कहते हैं कि यदि अच्छा एटमॉस्फेयर बच्चों को मिलेगा तो बच्चों का विकास जो है किशोरावस्था के दौरान अच्छा होता है। स्नेहमय पालन पोषण होता है, सुदृढ़ पालन पोषण होता है बच्चों का। और बच्चे जो होते हैं हम कह सकते हैं कि ऐसे बच्चे जो होंगे शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होंगे किशोरावस्था के दौरान, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे, और उन्होंने जो भी सोचा है, अपना जो करियर बनाने का सोचा है, या फिर जो अपना जिस दिशा में वो जाना चाहते हैं उस दिशा को वो अवश्य ही उस दिशा में वो आगे बढ़ भी पाते हैं। इसके अंदर परिवार का विशेष योगदान रहता है। अब देखिए, जैसे जब परिवार के अंदर पेरेंट्स जो होते हैं, हम कह सकते हैं कि अभिभावक जो है, पेरेंट्स जो है, वो हमेशा उत्साही होने चाहिए, स्नेह ही होने चाहिए। बच्चे के प्रयासों और उपलब्धियों का हमेशा उनको समर्थन करना चाहिए, और वे अक्सर बच्चे की उनको प्रशंसा करनी चाहिए अच्छा कार्य करने पर, और गलत कार्य करने पर उनको समझाना चाहिए। उनके क्रियाकलापों के प्रति उत्साह दिखाना चाहिए, उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनापूर्ण जो है वो प्रतिक्रिया करनी चाहिए। तो उनके व्यक्तित्व और उनकी राय को समझना भी चाहिए, है ना। तो ऐसे माता पिता जो होंगे वो हम कह सकते हैं कि यदि ऐसा माहौल बच्चों को मिलेगा तो बच्चों का विकास जो होगा किशोरावस्था के दौरान बहुत ही अच्छा होगा, और हम कह सकते हैं कि ऐसे किशोर अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त कर पाएंगे। और माता पिता जो होंगे दृढ़ अनुशासन वाले होते हैं, और इस प्रकार के पालन पोषण से बच्चों में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता भी आती है। यदि इस प्रकार से बच्चों का पालन पोषण होगा तो बच्चे स्वतंत्र भी होंगे, अपनी राय को बना भी सकेंगे, अपनी राय को सबके सामने प्रेजेंट भी कर पाएंगे, और अपनी बात को यदि वो क्रियाकलापों में भी बदल पाएंगे, और उसमें वो अपने सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे, तो और आत्मनिर्भर भी बन पाएंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था के दौरान जो है परिवार का विशेष रूप से जो है प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, बच्चों के विकास पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। अब देखिए बच्चों, इसके साथ ही किशोरावस्था ही एक ऐसा समय है कि जिसमें बढ़ते हुए बालक को उसकी मित्र मंडली यानी कि फ्रेंड्स का सहयोग भी विशेष रूप से प्रभावित करता है। परिवार तो विशेष रूप से प्रभावित करता ही है पहचान बोध के विकास में, लेकिन साथ साथ पहचान बोध के विकास में मित्र मंडली जो होती है, फ्रेंड सर्कल जो होता है, वो भी विशेष रूप से प्रभावित करता है। और हम कह सकते हैं कि माता पिता और मित्र जो होते हैं ये दोनों ही एक दूसरे के अलग अलग नहीं है, एक दूसरे के पूरक ही हम इनको कह सकते हैं, है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि माता पिता और मित्रों के मूल्य एक दूसरे से अलग हो, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हो। ऐसे अच्छे मित्र भी होते हैं जो कि सही मार्ग दिखाते हैं, सही राह पर चलने की जो है सलाह अपने मित्र को देते हैं, और कई मित्र ऐसे भी होते हैं जो कि बच्चों को भटका देते हैं, है ना। जब इसके कारण माता पिता और बच्चों के संबंधों में तालमेल नहीं रह पाता, जब कुछ मित्र ऐसे मिल जाते हैं जो कि ठीक नहीं होते बच्चों के लिए, तो इससे क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं नकारात्मक हो सकते हैं, है ना। इस समय किशोर जो होते हैं वो उनका आचरण बदल जाता है, जैसे धूम्रपान करना सीख जाते हैं, ड्रग्स लेना सीख जाते हैं, अल्कोहल लेना सीख जाते हैं, है ना, दूसरों को धमकाना सीख जाते हैं, गलत आदतों के अंदर ये लिप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो कि माता पिता के पूरक होते हैं। कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो कि गलत राह दिखाते हैं बच्चों को, लेकिन कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो माता पिता के पूरक ही कार्य करते हैं, यानी कि बिल्कुल माता पिता की तरह ही बच्चे को सही गाइडेंस देते हैं अपने दोस्त को, और सही राह दिखाते हैं, सही राह पर चलने की शिक्षा देते हैं, है ना। और किशोरों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में देखा गया है कि किशोर की पहचान के विकास के लिए परिवार का ऐसा वातावरण सबसे महत्वपूर्ण है जो कि व्यक्तिगता और संबंधों को बनाना दोनों को ही बढ़ावा देता है। अब यहाँ पर व्यक्तिगता का क्या मतलब है, देखो, व्यक्तिगता का मतलब ये है कि जहाँ पर बच्चों को अपनी राय बनाने की फ्रीडम दी जाए। यदि बच्चा एक परिवार है जहाँ पर बच्चे की राय को सुना जाता है, बच्चा अपनी राय कब बताएगा, जब वहाँ सुना जाएगा तभी वो अपनी राय बताएगा। और राय बनेगी कब
कि जब उसको फ्रीडम होगी, है ना, तो वो अपनी राय बनाने की क्षमता रखता है और उसे व्यक्त करने के अवसर भी उसको जब मिलते हैं तो इसे हम कहते हैं व्यक्तिकता। समझ में आया? तो अवसर भी मिलते हैं और हम कह सकते हैं यहाँ पर कि व्यक्तिकता से तात्पर्य है कि अपनी राय बनाने की क्षमता रखना और उसे व्यक्त करने के अवसर मिलना। और संबंध बनाने का अर्थ क्या है? संबंध बनाने का अर्थ यहाँ ये है कि अन्य लोगों की राय के प्रति संवेदनशील होना, यानी कि अन्य लोगों की राय को भी सुनने का क्षमता रखना, उनकी राय का आदर करना, सम्मान करना, है ना, और उनके प्रति उदार होना, है ना। तो हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था के दौरान एक तो परिवार का स्वबोध के विकास पर जो है हम कह सकते हैं कि परिवार का विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है किशोरावस्था के दौरान। और दूसरा पहचान बोध के विकास में किशोरावस्था के दौरान मित्र मंडली यानी कि फ्रेंड सर्कल का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि अच्छे मित्र मिलते हैं तो बच्चा सही दिशा में आगे बढ़ता है और यदि अच्छे मित्र नहीं मिलते तो बच्चा भटक भी सकता है। और इस प्रकार से व्यक्तिकता जो है, व्यक्तिकता और संबंधों को बनाना, दोनों को ही बनाना जो है, परिवार जो होता है, परिवार क्या करता है? परिवार जो है, परिवार ही एक ऐसा वातावरण तैयार करता है जिससे कि परिवार के अंदर व्यक्तिकता और अच्छे संबंध बने रहे। तो व्यक्तिकता का मतलब यह क्या है कि जहाँ पर बच्चों को भी अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दिया जाए, है ना, हम यही कह सकते हैं व्यक्तिकता का मतलब। तो जब वो अपने विचारों को व्यक्त करेंगे तो वो दूसरों के विचारों को भी सुन भी पाएंगे, उनका आदर भी कर पाएंगे, और है ना, और उनमें पेशेंस के गुण भी डेवलप होंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि परिवार, समाज और संस्कृति तीनों का ही जो है स्व के पहचान के विकास पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है किशोरावस्था के दौरान। अब चलते हैं बच्चों भावनात्मक परिवर्तन का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है किशोरावस्था के दौरान। अब देखिए बच्चों, भावनात्मक परिवर्तन। किशोर जो होते हैं विकास के दौरान कई भावनात्मक परिवर्तनों का अनुभव करते हैं और इनमें से कई परिवर्तन जो होते हैं किशोर में हो रहे जैविक और शारीरिक परिवर्तनों के कारण ही होते हैं। वैसे ज़्यादातर परिवर्तन जो होते हैं वो तो बायोलॉजिकल और फिजिकल जो चेंजेस होते हैं बच्चों के अंदर किशोरावस्था के दौरान उनके कारण ही होते हैं, है ना। और ये सच है कि किशोर जो होते हैं वो अपने शारीरिक रूप को लेकर के अधिक चिंतित रहते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे उनमें फिजिकल चेंजेस आते हैं तो विभिन्न प्रकार के हार्मोनल चेंजेस के कारण ही फिजिकल चेंजेस आते हैं, जिसके कारण वो खुद भी चिंतित रहते हैं और उन्हें लगता है कि वो अन्य लोगों से भिन्न दिखाई दे रहे हैं, है ना। और दूसरे लोग उनके शरीर और उनके व्यवहार के प्रत्येक पहलू को देख रहे होंगे, है ना। कोई उनको क्या कहेगा, उनके चेहरे पर मुहासे जब आ जाते हैं, हमने देखा है किशोरावस्था के दौरान जब चेहरे पर मुहासे निकलते हैं तो बच्चे चिंतित हो जाते हैं, बार बार कांच में देखते हैं, उन मुहासों को फोड़ने की प्रयास करते हैं, है ना, बार बार उनको कुतरते हैं, हाथ से नाखून से हटाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें सब लोग देखकर क्या कहेंगे, है ना, कैसा लगेगा, हम अच्छे नहीं लग रहे हैं। इस तरीके की कई प्रकार की चिंताएं उनके मन में जो है वो उत्पन्न होती है। अब देखिए बच्चों, तो सब लोग उन्हें देखेंगे तथा शारीरिक परिवर्तनों के प्रति सभी किशोर जो होते हैं अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। एक लड़का जिसके चेहरे पर उसकी उम्र के अन्य लड़कों की तुलना में पर्याप्त बाल नहीं आए, जैसे कि कुछ लड़कों की दाढ़ी मूंछ आ जाती है किशोरावस्था के दौरान, कुछ के नहीं आती, तो उसको लगता है अरे मेरे तो आई नहीं, है ना। और कुछ के आ जाती है तो कहता है अरे मेरे तो दाढ़ी मूंछ आ गई, मुझे तो शर्म आने लगी अब, है ना। तो इस तरीके से बच्चों के मन में कई प्रकार की चिंताएं जो होती है वो मेंटली जो होते हैं, भावनात्मक रूप से जो होते हैं चिंतित हो जाते हैं, है ना, अजीब सा उन्हें लगने लगता है। तथापि चेहरे पर बाल ना होना किसी अन्य लड़के को परेशान ना करे, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी तो क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें परवाह नहीं होती है, जो जिनको नहीं लगता कि ठीक है नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं ऐसे चिंतित हो जाते हैं, है ना। और शारीरिक विकास के प्रति गर्व और सहज भाव रखने से किशोरों में स्वबोध पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अच्छा, अब क्या होता है कि जैसे ही फिजिकल चेंजेस आते हैं और यदि बच्चा उसमें गर्व महसूस करता है, वो सोचता है वाओ मेरे में एडल्ट सर्विस शुरू हो गई है ना, तो इसका प्रभाव जो है स्वबोध पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है ना। और दूसरी ओर यदि किशोर इस बात से वह कैसा दिखाई देता है, आवश्यकता से अधिक असंतुष्ट यदि रहता है तो वह अपने व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं जैसे कि कार्य है, पढ़ाई है आदि पर वो ध्यान नहीं दे पाता। यदि वो गर्व महसूस करेगा जब तो उसे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, है ना, और वो अपने सभी कार्यों को अच्छे से कर पाएगा, खुशी खुशी कर पाएगा। लेकिन यदि वो
असंतुष्ट रहेगा तो उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर भी पड़ेगा, व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं पर भी पड़ेगा, जैसे उसके कार्य पर, उसकी पढ़ाई पर, है ना। वो कोई भी कार्य करेगा तो उस पर उसको ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा, उस पर फोकस नहीं कर पाएगा, तथा इससे विद्यालय में उसके कार्य जो है वो कार्य के निष्पादन में गिरावट आती जाएगी, है ना, और सभी उसके कार्य से असंतुष्ट होते जाएंगे, और इससे ये उसके स्वयं के प्रति धारणा और स्वाभिमान को भी कम कर सकता है, उसका सेल्फ रेस्पेक्ट कम हो सकता है ना। अपने आप में अंदर जो है नकारात्मक धारणा उसकी बनती जाएगी, वह असुरक्षित महसूस करेगा अपने आप को, है ना, उसमें शरीर के प्रति नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा ही होता है ना। और शारीरिक असक्ता वाला किशोर जो होगा स्वयं को अन्य से कम समझेगा, और जबकि एक सुगठित किशोर वह लड़का जो होगा चिंतित और अपूर्ण महसूस करे, क्योंकि उसे लगता है कि उसका शरीर अच्छा नहीं है। तो किशोरावस्था के दौरान जो फिजिकल चेंजेस आते हैं उसके कारण जो है कई प्रकार की भावनात्मक परिवर्तन भी इनमें आ सकते हैं। ये हो सकते हैं कि पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। यदि बच्चा इनको पॉजिटिव लेता है तो वो अपने लक्ष्य को पूरा कर लेता है, क्योंकि वो उसका ध्यान ज़्यादा अटकता ही नहीं है इसमें। लेकिन यदि वो उसको लेकर के चिंतित हो जाता है तो फिर अपने सारे कार्यों के अंदर वो पीछे रह जाता है ना, और वो किसी भी कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पाता, और इसी की चिंता में वो पड़ा रहता है ना, अपने सभी कार्यों से वो पीछे रह जाता है, भटक जाता है। तो किशोरों की मन स्थिति भी बदलती रहती है, बिल्कुल सही है। किशोरावस्था के दौरान जो है शारीरिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस के कारण मेंटली जो संवेगात्मक और सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण मन की स्थिति बदलती रहती है। और उदाहरणतः जैसे कभी परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ रहने की इच्छा रखना, और कभी बिल्कुल ही अकेले रहना, है ना। कभी तो क्या होता है कि परिवार के सदस्यों के साथ बहुत मिलजुल कर रहना, और कभी बिल्कुल अकेले रहने का मन करता है किशोरावस्था के दौरान। तो मन की स्थिति बदलती रहती है ना। तो हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था के दौरान मन की स्थिति एक नहीं रह सकती, वो बदलती रहती है। तथा कभी उसे अचानक बेहद क्रोध आ सकता है, कभी उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो सकती है ना। कभी वो बहुत हंस सकता है, कभी वो बहुत गुस्सा कर सकता है, कभी वो बहुत चिंतित रह सकता है ना। और क्योंकि किशोर विभिन्न स्तरों पर स्वयं में हो रहे विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को जानने का और समझने का प्रयास कर रहा होता है। उस समय ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किशोरावस्था के दौरान जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को के बारे में वो जानने के लिए और समझने का प्रयास कर रहा होता है। उस समय उन्हीं की चिंता में वो लगा रहता है, इसीलिए इसके मन की स्थिति बार बार बदलती रहती है। तो हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था के विकास के दौरान कई प्रकार के भावनात्मक परिवर्तन भी होते हैं, उनकी मन की स्थिति बदलती रहती है, और ये सब क्यों होता है? शारीरिक परिवर्तनों के कारण ही होता है। अब चलते हैं बच्चों संज्ञानात्मक परिवर्तन। अब देखो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं संज्ञानात्मक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम संज्ञानात्मक परिवर्तन है क्या, संज्ञानात्मक विकास क्या है, संज्ञानात्मक परिवर्तन क्या है, इसके बारे में हम पढ़ें कि इसे किसे कहते हैं, संज्ञान का क्या अर्थ है। संज्ञान का अर्थ ये है कि किशोरावस्था के दौरान उन सभी मानसिक क्रियाओं और व्यवहारों से जिनके द्वारा बालक शारीरिक गतिविधियों को ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञान से क्या अर्थ हो गया हमारा कि वे सभी मानसिक क्रियाएं और वे सभी व्यवहार जिनके द्वारा बालक सांसारिक गतिविधियों को ग्रहण करता है, या फिर सीखता है, या फिर उनका स्मरण रखता है, या फिर उनके बारे में सोचता है, इसे हम क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक परिवर्तन कहते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती है ना। सबसे पहली अवस्था होती है जिसे हम कहते हैं जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु, जिसे संवेदीगात्मक अवस्था कहते हैं। 2 से 7 वर्ष की आयु पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। 7 से 11 वर्ष तक की जो आयु होती है इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, और 11 से 17 वर्ष की आयु के अंदर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है। तो इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक जो परिवर्तन होते हैं किस प्रकार से होते हैं देखते हैं। देखो हम इकाई 3 के अंदर बाल्यावस्था में शेषवावस्था से किशोरावस्था तक सोच और बोध में होने वाले परिवर्तनों के बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे अगले लेसन में, इकाई 3 में। अभी हम सिर्फ संज्ञानात्मक परिवर्तनों के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो देखो बाल्यावस्था के आरंभिक जो वर्ष होते हैं इनमें बच्चों का विकास जो होता है एक ऐसे व्यक्ति जिसे कि अलग पहचान के बारे में कोई पता नहीं होता, यानी कि जिसमें व्यक्तिगत भावना नहीं होती, तथा ऐसे व्यक्ति में होता है जो कि स्वयं की एक निश्चित और सही संदर्भों में व्याख्या कर सकता है। ये तो हो गया बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के अंदर हम कह सकते हैं
अब देखिए बच्चों, हमने देखा कि बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है तो उसमें कोई व्यक्तिगत भावना नहीं होती है ना, और वो स्वयं के बारे में कुछ नहीं समझता, उसे स्वयं का बोध नहीं होता, वो स्वयं के बारे में कोई विवरण नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही वो मध्य बाल्यावस्था में आता है तो वो स्वयं का विवरण करने लग जाता है, और इस अवस्था में ये विवरण जो होता है तुलनात्मक भी होता है। और जब तक बच्चा जो होता है 11 वर्ष का हो जाता है वो स्वयं विवरण काफ़ी वास्तविक रूप से करने लग जाता है, और बच्चा वास्तविक और आदर्श के बीच में अंतर करने भी लग जाता है। तो 11 वर्ष की अवस्था में तो वो किशोरावस्था के अंदर ही प्रवेश कर जाता है ना। तो किशोरावस्था के दौरान एक जबरदस्त परिवर्तन ये होता है कि किशोर जो होते हैं वो अमूर्त रूप से सोचने लगता है, अर्थात वे वर्तमान से जो वो देखता है और जो अनुभव करता है उससे कई गुना अधिक जो है वो सोचने लग जाता है ना। जैसे यही नहीं, जैसे जैसे सोच उसकी लचीली होती जाती है वे परिकल्पनाओं में चला जाता है और बहुत ज़्यादा परिकल्पनाएं करने लग जाता है। अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न संभावनाओं और उनके परिणामों के बारे में भी वो सोच लेता है, बहुत पहले से आगे की सोचता रहता है, ख्याली पुलाव बनाता रहता है इस अवस्था में वो, है ना। और इसके लिए ये आवश्यक भी नहीं है कि उस स्थिति से होकर के वो गुजरे, कोई ज़रूरी नहीं कि सभी किशोर इस स्थिति से होकर गुजरे, है ना, और सभी जो है इनके परिणामों को झेले, है ना। क्योंकि पहचान निर्माण का आशय तो यही है हमारा कि किशोर जो होते हैं कल्पनात्मक ढंग से अपने वर्तमान को अपने लिए चयनित कल्पित भविष्य के साथ जोड़े। यहाँ पर पहचान निर्माण का आशय ये है, प्रश्न आता है पहचान निर्माण से क्या अर्थ है, पहचान निर्माण का क्या आशय है। तो पहचान निर्माण का अर्थ ये है कि एक किशोर जो होता है वो कल्पनात्मक ढंग से अपना जो प्रेजेंट है इस प्रेजेंट को अपने फ्यूचर के साथ जोड़ दे, कल्पनाओं की दुनिया में वो ना रहे, वास्तविकता में आ जाए, वास्तविकता के धरातल पर वो आ जाए। और उदाहरण के लिए एक किशोर उन संभावित जीविकाओं यानी करियर के बारे में सोचे जिसको वो व्यस्क रूप में अपना सकता है, जिस फील्ड में वो आगे बढ़ सकता है वो वही सब्जेक्ट ले जिस फील्ड में उसे उस सब्जेक्ट को पढ़ने में इजी लगे, उसे समझ में आए, उसकी रुचि हो, और उस फील्ड में वो आगे क्या कर सकता है सोच समझ करके, और उसे वास्तविकता को अपने ध्यान में रखते हुए, यानी कि अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को साथ में जोड़ करके, और उसे अपने करियर को चुनना चाहिए, और उसी करियर को चुनना चाहिए जिसमें उसको आगे बढ़ना है। यूँ नहीं कि अपने दोस्तों ने वो सब्जेक्ट लिया है तो मैं भी अपने वही सब्जेक्ट ले लूँ, है ना, या अपने मित्रों ने साइंस लिया तो मैं भी ले लूँ भले ना मुझे साइंस में इंटरेस्ट ना हो, है ना, या मित्रों ने कॉमर्स लिया तो मैं भी कॉमर्स ले लूँ मुझे भले ना उसमें इंटरेस्ट ना हो। अपनी रुचि के अकॉर्डिंग हमें अपने सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहिए, और उसी फील्ड के अंदर जो है अपनी कल्पना को रख करके और उसी फील्ड में मेहनत भी करनी चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। यानी कि किशोरों को वास्तविकता में उतरना चाहिए, है ना, वास्तविक रूप से क्या है उसी को कल्पना बना करके और फिर उसके ऊपर जो है वर्क करना शुरू करना चाहिए। हाँ, तो बच्चों जो बच्चों की मन स्थिति होगी और वास्तविकता को ध्यान में रखकर यदि वो अपने कार्य को करते हैं तो उनके मिजाज भी अनुकूल होंगे और उन्हें सफलता भी मिलेगी, और इसके बाद वो अपने अध्ययन में जो है अपनी निर्धारित दिशा को प्राप्त भी कर पाएंगे। और किशोरावस्था वाकई में पहचान विकास की एक महत्वपूर्ण चरण है, और हम ये कह सकते हैं किशोरावस्था विकास की एक महत्वपूर्ण अवधि भी है, और इसमें कई प्रकार के परिवर्तन भी होते हैं, और कई ऐसे अवसर भी आते हैं जब किशोरों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का सामना भी करना पड़ता है। तो किशोर को इसके लिए स्वस्थ रहना होगा, और किशोरावस्था के दौरान पौष्टिक आहार भी लेना होगा, और सभी पोषक तत्वों को अपने आहार में सम्मिलित करना होगा जिससे कि वो स्वस्थ रहेगा। और जब वो स्वस्थ रहेगा तो हम कह सकते हैं कि किशोर जो होगा वो अपने किशोरावस्था के दौरान विभिन्न समस्याओं का सामना आसानी से कर पाएगा, विभिन्न परिवर्तनों का सामना आसानी से कर पाएगा, और स्वयं भी स्वस्थ रहेगा और उनका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने इस लेसन के अंदर बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया, और अब आज हमारी क्लास यही कंप्लीट हो रही है। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।